अल्ट्रा वायरस एंड एओए क्या होता है, यहां तक का काम कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 299, पेज नंबर 299, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को कौन साइन करेगा? मतलब ये जो मेमोरेंडम बनाए हैं, हमने एमओए बनाया और हमने एओए बनाया। अब ये एमओए एओए अथोराइज्ड एमओए एओए है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? इनको कौन साइन करेगा वो भी आपको बताना होता है। ठीक है साहब? तो अब सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए। फटाफट से हम नोट करेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसको समझेंगे डिटेल में। साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए कि एमओए और एओए को कौन साइन करेगा। वैसे ये बताया जाता है आपको सेक्शन 13 में, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसका कोई सेक्शन नंबर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इनको साइन कौन करता है। तो बताइए भाई, एमओए एओए को आपके अकॉर्डिंग एमओए एओए को किसको साइन करना चाहिए? एमओए एओए वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें कंपनी फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में डिपॉजिट कराने होते हैं। प्रियांशी कहती है सर प्रमोटर्स, एमओए एओए को प्रमोटर्स का साइन चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए सर, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। यहां पे जब हम बोलते हैं कि प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स ऐसा हो सकता है कि कंपनी के 10 प्रमोटर्स हो, लेकिन सारे के सारे लोग कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सक्राइब नहीं बन रहे। तो आपको कहना चाहिए कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, किसके सब्सक्राइबर्स होते हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के। तो उसको ये क्या करना चाहिए? इनको साइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, डिटेल से समझते हैं। ये कहता है कि एमओए एंड एओए shall be signed by, एमओए और एओए जो है वो साइन होने चाहिए बाय ईच सब्सक्राइबर ऑफ एमओए एंड एओए। जो एमओए और एओए के सब्सक्राइबर है, हर सब्सक्राइबर के द्वारा वो साइन होने चाहिए। अब साइन होने का मतलब क्या है? साइन होने का मतलब ऑल्सो, ऑल्सो नेम
एड्रेस, नेम, एड्रेस, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन का मतलब डिटेल्स, एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सच सब्सक्राइबर। अब ये सब्सक्राइबर होते कौन है? ये प्रमोटर्स ही होते हैं। ये सब्सक्राइबर कौन होते हैं? प्रमोटर्स ही होते हैं। साहब पहले दिन अगर मैं अपनी कंपनी बनाने जा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि साहब ये डॉक्यूमेंट्स को सब्सक्राइब करने वाला पर्सन कौन है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रेजेंट करने वाला पर्सन कौन है, कौन है जो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने बिहाफ पे प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सब्सक्राइबर। तो हमने कहा कि साहब एमओए एंड एओए shall be signed by each subscriber of MOA and AOA। ऑल्सो आपको साइन करने के साथ ही क्या देना है? नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन ऑफ सच सब्सक्राइबर। अब इसके साथ इन एडिशन ए विटनेस is a witness for signing of subscriber is also sign the MOA and A। ये लो साहब, एक विटनेस भी होना चाहिए, एक विटनेस भी साइन करेगा। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैं मेरी कंपनी का सब्सक्राइबर हूं, तो मैंने तो साइन किया ही है। अब इसका एक विटनेस भी होना चाहिए कि साहब इन्होंने मेरे सामने एमओए एओए को साइन किया है, और उस विटनेस की भी ऑल द डिटेल्स ऑफ विटनेस also given, that is name, address, description and occupation। ये लो सर। तो साइनिंग, साइन कौन करता है साहब? साइन करता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर को साइन करने के साथ साथ अपनी सारी डिटेल भी देनी पड़ेगी, और साथ में उसे एक विटनेस भी देना पड़ेगा। ठीक है साहब, चलिए अब एक नोट लिखिए। नोट, मान लीजिए सब्सक्राइबर इज इलिटरेट। हाँ जी साहब, जो सब्सक्राइबर है वो इलिटरेट है, पढ़ा हुआ नहीं है साहब। सब्सक्राइबर पढ़ा लिखा नहीं है। जो सब्सक्राइबर है वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या करेंगे आप? सब्सक्राइबर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका थंब इम्प्रेशन, अगर सब्सक्राइबर पढ़ा लिखा नहीं है तो साहब उसका अंगूठा लगवा लो, थंब इम्प्रेशन लगा लो। ठीक है साहब, हाँ। अब मान लो सब्सक्राइबर एक बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है?
कंपनी हो, अगर सब्सक्राइबर, अगर सब्सक्राइबर कोई कंपनी है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सक्राइबर है, एक नई कंपनी बनाई जा रही है, जैसे आज रिलायंस है, मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक किसी नई कंपनी, मतलब अपनी कोई नई कंपनी बना रही है, और उस नई कंपनी के शेयर्स कौन सब्सक्राइब कर रही है, उसको प्रमोट कौन कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जगह कौन साइन करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने साइन कैसे करेगी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जगह उसके डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जगह, तो हम कहते हैं डायरेक्टर और ऑफिसर इंचार्ज ऑन बिहाफ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो हम कह देंगे कि साहब अगर ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है या ये एक कंपनी है, तो इसकी जगह कौन साइन करेगा, तो उस कंपनी का डायरेक्टर या फिर उसका ऑफिसर इंचार्ज उसको साइन करेगा। और आगे लिखिए साहब, अगर ये एक एलएलपी हो, अगर सब्सक्राइबर एलएलपी हो, तो कौन साइन करेगा साहब, अगर सब्सक्राइबर हो एलएलपी तो कौन साइन करेगा, तो साइन करेगा पार्टनर ऑफ एलएलपी, साइन करेगा पार्टनर ऑफ एलएलपी। ऑथोराइज्ड बाय पासिंग रिजोल्यूशन बाय ऑल पार्टनर्स। तो हम कहते हैं कि साहब अगर सब्सक्राइबर एलएलपी है, अगर सब्सक्राइबर एलएलपी है, तो एलएलपी का पार्टनर साइन कर देगा। और वो कौन सा पार्टनर साइन करेगा, जिस पार्टनर को सारे पार्टनर्स ने ऑथोराइज कर रखा हो रिजोल्यूशन पास करके, वो साइन कर देगा। क्लियर है, हाँ जी। तो ध्यान से सुनिए, एमओए एओए को साइन कौन करेगा, एमओए एओए को सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे, सारे सब्सक्राइबर की डिटेल लिखी हुई होनी चाहिए और एक विटनेस भी होना चाहिए। फिर ये कहते हैं अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट हो तो उसका थंब इंप्रेशन लगा दीजिए, अगर सब्सक्राइबर कंपनी हो तो उस कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर इंचार्ज साइन कर देगा, अगर वो सब्सक्राइबर एलएलपी हो तो एलएलपी का पार्टनर साइन कर देगा, लेकिन वो पार्टनर सारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। ठीक है साहब, यहां तक क्लियर है। ओके, एक नोट और लिखना है साहब, सब्सक्राइबर इज फॉरेनर, सब्सक्राइबर आउटसाइड इंडिया का हो, लिख लीजिए। अगर सब्सक्राइबर फॉरेनर है, सब्सक्राइबर आउटसाइड इंडिया का है, तो इसमें आप क्या करोगे,
चलिए सर, अब इसके लिए बेटा एक चीज आती है कि फ्रॉम द कंट्री which is part of कॉमनवेल्थ, एक कंट्री विच इज पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। आपने कॉमनवेल्थ गेम सुने? आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सुना है बेटा? कॉमनवेल्थ गेम्स, दो तरह के गेम्स होते हैं, एक तो होता है ओलंपिक गेम्स और एक होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। सुना है आपने? तो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी कंट्रीज है, कॉमनवेल्थ का मतलब है कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन कंट्रीज ने मिलके, उन कंट्रीज ने मिलके क्या बना रखा है, अपना एक एसोसिएशन बना रखा है। जैसे मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में 194 कंट्रीज है, तो ऐसे सम ऑफ मान लीजिए 80 कंट्रीज ने मिलके अपना एक एसोसिएशन बना रखा है, वो कहलाता है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन। समझ गए? तो अगर अगर वो पर्सन किसी ऐसी कंट्री में रिसाइड करता है जो कि कॉमनवेल्थ का पार्ट है, मतलब इस कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का पार्ट है, तो फिर ये कहते हैं हिज साइन एंड आइडेंटिटी वेरीफाइड बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक क्या होता है? नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड एक पर्सन होता है, जो पर्सन अटेस्ट कर देता है कि हाँ साहब, मैं ये वेरीफाई करता हूं कि ये पर्सन है, ये साइन जो किए गए हैं ये इसी पर्सन ने साइन किए हैं और ये इस कंट्री में रहने वाला है, जिसको आइडेंटिटी प्रूफ है वो वैलिड। ठीक है? ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री। तो साहब, जो कॉमनवेल्थ का कंट्री का अगर पार्ट है, तो उस पर्सन के साइन को और उस पर्सन की आइडेंटिटी को नोटरी पब्लिक से आपको वेरीफाइड कराना होगा, जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री का नोटरी पब्लिक होना चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज, अब मान लो कि वो जो पर्सन है वो साहब एक एक कन्वेंशन हुआ था 1961 में। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो ये वाला पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं 1961 में। तो बोले फ्रॉम द कंट्री ऑफ, कौन सी कंट्री से है? वो है साहब होग एपोस्टाइल कन्वेंशन। होग एपोस्टाइल कन्वेंशन, ये एक मीटिंग हुई थी कुछ कंट्रीज की 1961 में। एक बड़ा कन्वेंशन किया गया था, मीटिंग की गई थी जिसमें कुछ कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। तो अगर वो इस कंट्री का पार्ट है तो हिज साइन एंड आइडेंटिटी वेरीफाइड बाय, उसकी आइडेंटिटी को कौन वेरीफाइड करेगा? उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाइड करेगा नोटरी पब्लिक ऑफ ऑफ और
एपोस्टाइल कन्वेंशन 96 कंट्री। मतलब इस कंट्री का क्या होना चाहिए, इन कंट्रीज का नोटरी पब्लिक होना चाहिए। सिंपली बात ये, अगर फॉरेनर है तो साहब नोटरी पब्लिक उसको क्या करेगा, अटेस्ट करेगा। ठीक है साहब। डन, ये क्लियर है दोनों पॉइंट। अगर वो कंट्री कॉमनवेल्थ का पार्ट है तो उस कंट्री का नोटरी पब्लिक दे दे, हम उसकी बात मान लेंगे। अगर वो कंट्री इस कन्वेंशन का पार्ट है तो उस कंट्री का नोटरी पब्लिक ऑथोराइज कर ले, वेरीफाइड कर ले, हम मान लेंगे। तीसरा, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। डन, ओके। थर्ड, नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री एंड फॉर एपोस्टाइल कन्वेंशन 1961। तो फिर क्या होगा, तो हम कहते हैं हिज साइन विल वेरीफाइड बाय नोटरी पब्लिक एंड एंड सर्टिफिकेट गिवन बाय नोटरी पब्लिक विल ऑल्सो जो नोटरी पब्लिक ने सर्टिफिकेट दिया है ना, वो सर्टिफिकेट भी आपको ऑथराइज कराना पड़ेगा। नोटरी पब्लिक ने जो सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट ऑल्सो ऑथेंटिकेटेड बाय डिप्लोमेटिक एंड काउंसिल ऑफिसर। डिप्लोमेटिक एंड काउंसिल ऑफिसर, ये लो सर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री का आदमी है जो ना तो कॉमनवेल्थ का पार्ट है ना इस कन्वेंशन का पार्ट है, तो वो आदमी अपने साइन नोटरी पब्लिक से ऑथोराइज तो करवा के ला देगा। लेकिन जब वो ऑथोराइज करवा के लाए, तो जब वो मान लो इंडिया में ला रहे हैं, तो इंडिया में उस कंट्री का जो डिप्लोमेटिक पर्सन है
डिप्लोमेटिक मतलब आपने सुना ना विदेशी राजदूत, आपने ऐसा वर्ड सुना होगा विदेशी राजदूत। हमारे कुछ लोग होते हैं जो उस कंट्री में होते हैं, उस कंट्री के कुछ लोग होते हैं जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। हर देश में एक दूसरी कंट्री के कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं कि अगर हमें उस कंट्री के साथ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो उस कंट्री से बात करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उन लोगों से वो अटेस्ट होना चाहिए, वो वेरीफाई करे, ऑथेंटिकेट करेंगे हाँ साहब ये हमारी कंपनी में नोटरी पब्लिक ने ऑथेंटिकेट किया है। ठीक है, लास्ट फोर्थ पॉइंट, पर्सन विजिटेड टू इंडिया। अब साहब वो है तो फॉरेन का पर्सन, वो है तो फॉरेन का पर्सन लेकिन इंडिया आया हुआ है। वो है तो फॉरेन का पर्सन और वो इंडिया आया हुआ है, अब वो साइन इंडिया में कर रहा है। तो अगर वो देन इट कैन बी साइन, इट कैन बी साइन, तो वो साइन कर सकता है। बट हैविंग वैलिड बिजनेस वीजा, उसके पास वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए कि साहब वो पर्सन इंडिया आया है बिजनेस करने के लिए। अगर उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैलिड बिजनेस वीजा दे रखा है तो फिर वो अपने आप साइन कर सकता है। इसे उस कंट्री में जाके ना तो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराने की जरूरत है ना किसी डिप्लोमेटिक से कराने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बिजनेस वीजा दिया है। इसका मतलब गवर्नमेंट उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले ही चेक कर चुकी है। ठीक है साहब, तो ये होता है साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए। सर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि बेटा एमओए एओए के बेसिस पे कंपनी बन जाती है, एमओए एओए के बेसिस पे कंपनी बन जाती है, और कंपनी बन जाती है मतलब इंडिया में एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो गया, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन इंडिया में आ गया, तो उसके लिए इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है। क्लियर? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, इसके आगे दे रखा है पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सारे सब्सक्राइबर, उसका नाम है, उसकी डिटेल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। आप पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है? उसकी सारी डिटेल। रजिस्ट्रेशन, इसको भी नहीं पढ़ना, रजिस्ट्रेशन इसको भी नहीं पढ़ना। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी नहीं पढ़ना, पनिशमेंट नहीं पढ़ना, ठीक है ना, कुछ नहीं पढ़ना। एक्ट टू ओवरराइड और एक्ट टू ओवरराइड आर्टिकल्स, हाँ साहब ये पढ़ना है, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। एक बार फटाफट रीडिंग लगाइए, पेज नंबर 301, पेज नंबर 301, एक्ट टू ओवरराइड। हाँ, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं समझ गया ये इनकॉर्पोरेशन के, लेकिन इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं क्योंकि अगर हमने सारी चीजें लिख ली तो फिर हमारे पास उतना ही कंटेंट हो जाएगा जितना बुक में लिखा हुआ है। हमारे पास दोबारा से उतना ही कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा जितना हमारी बुक में लिखा हुआ है।
देखिए इंपॉर्टेंट है, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम और आर्टिकल, इसको पढ़िए फटाफट से, एक रीडिंग लगाइए 1 मिनट में। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो ये कहता है एनी एक्ट overrides acts overrides memorandum and articles। तो वो एक्ट जो ओवरराइड करते हो, वो एक्ट जो ओवरराइड करते हो मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स को, तो बोले ऑल द एक्ट, ऑल द एक्ट। एक्ट का मतलब काम, एक्ट का मतलब काम। ऑल द एक्ट्स, ऐसे लिख लो, दैट वेदर, ऐसे लिख लो, वेदर इन जनरल मीटिंग, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, इन बीओडी, और इन जनरल, if it overrides MOA and OA is void। तो बेटा MOA और AOA को अगर आप ओवरराइड करते हो, मतलब MOA और AOA की लिमिट के बाहर जाके काम करते हो, जैसे किसी काम के लिए आपको आर्टिकल्स में मना किया हुआ है, फिर भी आप वो वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। मान लो किसी काम के लिए एमओए में मना किया हुआ है और आप फिर भी वो काम करते हो, तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। मान लो एमओए ने कहा था आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और आप केवल जनरल रिजोल्यूशन पास कर लेते हो, तो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, क्योंकि आपने एमओए और एओए के रूल्स को क्या किया है? ओवरराइड किया है। तो सिंपल सा तरीका भैया, एमओए और एओए, हाँ अल्ट्रा वायरस है, और अल्ट्रा वायरस का मतलब अल्ट्रा वायरस, देखो एओए के बाहर अल्ट्रा वायरस नहीं होता, अल्ट्रा वायरस केवल एमओए के बाहर होता है। लेकिन अगर एओए के बाहर भी आपने काम किया है तो वो काम वॉइड मान लिया जाएगा। एमओए के बाहर काम किया है तो अल्ट्रा वायरस हो गया, और अल्ट्रा वायरस हो गया तो वॉइड मान लिया जाएगा। हमने अल्ट्रा वायरस में भी यही पढ़ा था कि आप वो काम नहीं कर सकते हो, वो काम वॉइड हो गया। ठीक है, तो एमओए के बाहर जब जाते हैं तो ये वही वाली बात हो गई, अल्ट्रा वायरस वाली। ठीक है, ये अलग से लिख रखा है, लो में बता रखा है। क्लियर?
तो भैया याद रखो, एमओए आपके गीता बाइबल कुरान है। आप अगर उनसे बाहर जाओगे, आप उनसे बाहर जाओगे तो समस्या होगी। उनसे बाहर कभी नहीं जाना। हाँ जी, अब बात आती है कि इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। तो एमओए और एओए का इफेक्ट क्या होता है बेटा? अगर एक बार एमओए एंड एओए रजिस्टर्ड हो गए, इफ एमओए एंड एओए वंस रजिस्टर्ड, मतलब आपने एमओए एओए बनाया, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया और रजिस्ट्रार ने उन्हें रजिस्टर्ड कर दिया, देन इट विल बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर्स। ये लो सब। तो एक बार अगर एमओए और एओए रजिस्टर्ड हो गए तो फिर कंपनी को उस एमओए एओए को फॉलो करना पड़ेगा। सारे मेंबर्स को उस एमओए एओए को फॉलो करना पड़ेगा। वो एमओए और एओए उस कंपनी पे और उस कंपनी के सारे मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं। ठीक है साहब? अगर उन्होंने एमओए एओए में कोई कंडीशन डाल रखी है और वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो भैया कंपनी को वो काम करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब बात आता है कि अगर आपको एमओए में कोई चेंज करना है, देखो चेंज करना, आपने एमओए बना लिया एक बार, एओए बना लिया एक बार, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि साहब आपने कोई चीज बना ली तो वो फिर कभी चेंज नहीं हो सकती। चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या एमओए और एओए दोनों में चेंज करने का प्रोसीजर सेम है? नहीं बेटा, एमओए में चेंज करने का प्रोसीजर अलग है और एओए में चेंज करने का प्रोसीजर अलग है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं ऑल्ट्रेशन इन एमओए। ऑल्ट्रेशन इन एमओए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमओए में चेंज होना और एओए में चेंज होना, प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन इन एमओए और प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन इन एओए। तो एमओए में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और एओए में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। प्रोसीजर फॉर चेंज इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब एम ओ ए। एमओए में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहली चीज, रिक्वायर टू पास
स्पेशल रिजोल्यूशन। हाँ भाई, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या आप जनरल रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब जानते हैं? जनरल रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या फर्क होता है, बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता जनरल रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन? मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 मेंबर्स हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 मेंबर्स है, तो जनरल रिजोल्यूशन के लिए कितने मेंबर होने चाहिए? तब जनरल 100 लोग हैं जो वोट देने वाले, कोई भी काम आप करने वाले हो, रिजोल्यूशन पास करने वाले हो, 100 मेंबर्स ने वोट दिए, तो जनरल रिजोल्यूशन कब पास होगा? जनरल रिजोल्यूशन कब पास होगा? मोर देन 50%। मोर देन 50%, मतलब 51 बोल दू, चलो मोर देन 50 से ज्यादा होते ही। अब 50.5 तो हो नहीं सकेंगे यहाँ पे क्योंकि 100 ही मेंबर है, तो मोर देन 50, चलो लिख ही देता हूं, मोर देन 50। स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होगा? ये तो हो गया जनरल रिजोल्यूशन, ये तो हो गया जनरल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन होगा 75, 75 और मोर, 75 और मोर। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एटलीस्ट 75 इन फेवर। तो 75 आपके फेवर में होने चाहिए जब ये रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए, हो जाएगा, दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। क्लियर? तो अगर आपको एमओए में चेंज करना है तो भैया जनरल रिजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन ही आपको पास करना पड़ेगा। डन? अगर आपको एमओए में चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। हाँ जी साहब। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, बोले साहब नेम चेंज। आपको क्या करना है? आपको कंपनी का नाम चेंज करना है, आपको कंपनी का नेम चेंज करना है। तो नेम चेंज करने के बाद, नेम चेंज कैसे कर पाओगे? आपने पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो आपको पास करना ही करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद में आपको क्या कहता है कि ओनली विथ द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट से राइटिंग में परमिशन लेने के बाद ही आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। इसका एक एक्सेप्शन भी है। क्या है? नो परमिशन, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड इफ ओनली प्राइवेट वर्ड एडिशन एंड डिलीशन। अगर आप केवल प्राइवेट वर्ड को लगा रहे हो, हटा रहे हो, ड्यू टू चेंज इन क्लास। मान लो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है और आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो,
तो आपका प्राइवेट वर्ड हट जाएगा, फिर वो केवल लिमिटेड रहेगा। तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपकी कंपनी का नाम है राम एक्सपोर्ट्स, आप उसे करना चाहते हैं श्याम एक्सपोर्ट, तो भैया फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसे चेंज कर पाओगे। क्लियर? बेटा एसआर तो पास करना ही है। एसआर तो एक ऐसा पॉइंट है कि आप कुछ भी चेंज करने जाओ, आपको पहले स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। ये तो प्राइमरी कंडीशन है। ये तो एक ऐसी कंडीशन है जो आप जैसे ही वर्ड बोलोगे ना, एमओए में चेंज करना है, भैया पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रिजोल्यूशन के पास के बिना तो आप नाम चेंज करने गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं सकते। तो पहला काम तो है स्पेशल रिजोल्यूशन। अब आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके क्या करना चाहते हो? नाम चेंज करना चाहते हैं। तो साहब नाम चेंज करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के पास जाओ। फिर आप ये कहते हो नहीं नहीं, हम तो केवल प्राइवेट पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भैया कर रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रिजो यहाँ पे किस चीज का स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा? यहाँ पे नाम चेंज करने का स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा पब्लिक कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने का। बदल रहे हो मतलब नाम तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास होगा ही हो। ठीक है? जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो आपका मेमोरेंडम ही चेंज हो जाता है, आपकी नेम चेंज हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, आपका ऑफिस चेंज हो जाते हैं, सारी चीजें चेंज हो जाती है। क्लियर? चलिए, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ फिर ये कहता है न्यू नेम comes into effect when it is entered in the register of companies at रजिस्ट्रार। तो फिर इसका मतलब जो नया नाम आया है, वो नया नाम आपको कंपनी के रजिस्टर में, कंपनीज रजिस्ट्रार के पास जो कंपनी का रजिस्टर होता है उसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी नया नाम इफेक्ट में आएगा। तो देखो क्या क्या काम हो गए। पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद कंपनी रजिस्टर जो ऑफिस होता है उस कंपनी रजिस्टर में अपना नया नाम रजिस्टर्ड कराओ, तब जाके आपका नया नाम रजिस्टर हो पाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? फोर्थ पॉइंट,
चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, बेटा अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पहले राजस्थान में था, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था सीकर में। अब आप उस रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं जयपुर में। तो एक बात बताइए, आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? क्या आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? यस सर। क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप विद इन द स्टेट, अगर आप विद इन द स्टेट अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रिजोल्यूशन के बाद आप मेमोरेंडम में जो चेंज किया है वो चेंज किया हुआ नया ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास जमा करा दो कि हमारा नया रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, तो आपका ऑफिस का एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में, राजस्थान में, लेकिन मुझे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में चेंज करना है, मतलब मुझे महाराष्ट्र में जाना है, तो बेटा प्रॉब्लम होगी। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले लेते। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही है, स्पेशल रिजोल्यूशन के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि साहब हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जयपुर से चेंज करके मुंबई करना चाहते हैं। तो फिर इफ, मैं सीधा लिख रहा हूं, इफ रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर रहे हो एक स्टेट से अनदर स्टेट, देन चेंज शुड बी, सॉरी, चेंज shall be effective only after approval of सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने कहा कि अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन टू सीजी। इसके लिए आपको
सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि साहब हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना या शिफ्ट करना चाहते हैं। डन। ओके, सॉरी। इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, इसको आगे कल पूरा करेंगे, आज के लिए इतना है, ठीक है। डन। आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स आप रिज्वाइन करेंगे कंपनी अकाउंट्स के लिए, आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स रिज्वाइन करेंगे कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।